बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर। और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। My name is Yunus Khan and I am a very big importer. इस बार मैंने यूएस से कुछ इंपोर्ट किया। अभी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जितना इंपोर्ट कम किया जाए उससे पाकिस्तान फ्लरिश करेगा। बट फॉर्चुनेटली फॉर माई सेल्फ मैंने इंपोर्ट किया है समथिंग, एंड दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव 4x4 से भी ज्यादा एक्सपेंसिव इंसान को इंपोर्ट किया है बिकॉज जो नॉलेज है, ही इज अ फिजिशियन, फिलैंथ्रोपिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, एड करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, पॉलिटिशियन, एंड मे बी ही कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्लीज वेलकम डॉक्टर इमरान शरीफ। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much for the invitation and thank you for the kind introduction. No, that was really. Sir, you deserve more than this. सर, वैसे हमें आज के अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कोरोना वायरस जी 2019 से ही हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है। बहुत सारे मजीद और भी वायरसेस आते हैं, लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो पूरी दुनिया ही स्टक हो गई, यानी कि हम सभी एक लॉकडाउन में चले गए और बहुत नुकसान हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, हमने उन अपने प्यारे लोगों को भी खोया। सर, माजी में भी हमने देखा बहुत सारे वायरसेस पहले भी आए हैं और वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की पहले भी जो है वो डेथ हो चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस जो है वो आया, अब जाने का नाम भी नहीं ले रहा। मतलब वो हर बार अपनी कोई नई शक्ल चेंज करके आ जाता है। तो किस तरह से हम, या तो हम बहुत ज्यादा इसको लाइटली ले रहे हैं या तो हम समझे ही नहीं अब तक कि कोरोना होता क्या है। सवाल तो आपने सारे बहुत अच्छे किए हैं और जो एक आम आदमी है उसको ये समझना चाहिए कि ये एक डेडली वायरस है और जो वायरसेस हैं वो कंटिन्यूसली म्यूटेट करते रहते हैं। पहले भी पेंडेमिक्स आए हैं, लेकिन इस वक्त जो पेंडेमिक्स आया है उसका वैसे हमें नॉलेज तो था कि इस तरह की कोई चीज़ होगी, ये हमें नहीं पता था कि कब होगी। तो व्हाट दिस वायरस इज़ डूइंग इज़ कंटिन्यूस टू म्यूटेट, क्योंकि हमारे पास जो वैक्सीन है वो पूरी दुनिया में इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकी हैं। सप्लाई है लेकिन इनफ नहीं है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पर बहुत कम सप्लाई है और कुछ कंट्रीज़ में तो बिटवीन 3 to 5% वैक्सीनेशन हो है। तो अगर आपने जनरल पब्लिक को वैक्सीन नहीं लगाई तो ये वायरस नए होस्ट में जाके म्यूटेट करेगा और नए वेरिएंट बनाएगा। देखें, आपके पास अल्फ़ा बना, डेल्टा बना, लैम्डा बना, ओमिक्रॉन बना। तो ये वायरसेस आगे म्यूटेट होते जाएंगे और हमें सीखना पड़ेगा इसके साथ हम कैसे ज़िंदगी गुजारें, अनलेस एंड अनटिल at least 80 to 70% of the population of the world is vaccinated. बट सर, जब लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि ऐसा कुछ वायरस है, जैसे कि आपने भी सुना होगा और दुनिया भर में ये बात बहुत मशहूर है कि वायरस है नहीं, ये तो बस बायो वॉर है और लोगों को ऐसे घर में बिठा दिया है। और गरीब तो ये कहता है कि हमें तो कमाने से मतलब है, क्योंकि भूख भी जो है हमारे यहाँ वायरस ही है। तो सर, ऐसे लोगों को एजुकेट करना, ऐसे लोगों को समझाना कि ये वायरस बहुत जानलेवा है कि आपको ICU तक पहुँचा दे तो आप पहले ही इलाज करवा लें, तो कैसे सर कन्विंस करें? देखें, एजुकेट करना पड़ेगा हमें, चाहे वो अनपढ़ लोग हों, एजुकेटेड लोग हों, हमें कंटिन्यूसली ये चीज़ रीइंफोर्स करनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि ये वायरस इतना ख़तरनाक है कि अगर आप ICU में एंड अप होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग हम 5 में से 1 या मैक्सिमम 2 बंदों को बचा सकते हैं। जी सर। सो आउट ऑफ 5, 3 or 4 विल डाई। तो ये इट्स अ वेरी डेडली डिजीज़ और हमें इसके ऊपर एक तो जो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, एक तो वैक्सीनेशन, दूसरा एजुकेशन, और जो मेजर्स हमने यूज़ किए हैं वो हमें कंटिन्यू करने पड़ेंगे, जैसे मास्क हो गया, हैंड सैनिटाइज़र हो गया, हैंड वॉशिंग हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। एब्सोल्युटली, यू आर राइट। ये तो रही, हम कोरोना वायरस की बात करें, देन वो उसने अपनी शक्ल तब्दील की और वो ओमिक्रॉन अभी बन गया और मैंने सुना है कि बहुत खतरनाक होने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में आप मजीद वजाहत करेंगे। बट बिफोर दैट, जो देखने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं उनके भी जहन में ये एक जनरल क्वेश्चन है कि सबसे पहला वायरस ये जेनरेट कहाँ से हो जिसने ह्यूमन बॉडी में आके इसको एक डिजीज की तरह फैलता चला गया। और ये जहाँ से, मतलब मैंने भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन मैं आपसे मजीद जानना चाहूंगी कि आप इसके बारे में बताएं कि दुनिया में पहला वायरस कहाँ से आया, कैसे आया और उससे कितनी तबाही थी, देन उसके बाद जो भी है वायरसेस का हिस्ट्री पूरा। जी बिल्कुल, जो वायरसेस हैं ये मोस्टली जस्ट कोविड का आप एग्जांपल ले लें तो ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। तो उसमें एक एनिमल से एक होस्ट में जाता है और होस्ट जो है वो हम आइदर बैट्स हैं या मैमल्स हैं और वहाँ से ये ह्यूमंस के अंदर आता है। तो दिस वाज द ट्रांसमिशन, ये एनिमल्स के थ्रू ही आया है। ये जो दूसरी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं कि दिस वायरस वाज इन्वेंटेड इन द लैब, वो दोज आर द थ्योरीज, लेकिन
कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है, लेकिन द थिंग विच मेक मोर सेंस इज ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल टू अ सेकंड होस्ट एंड देन ह्यूमंस। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि लोगों का कहना है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और ये कुछ लोग मानते हैं, जैसे कि कायनात से भी कनेक्ट हो रहा है ये सवाल, कि ये है भी और नहीं भी, लोगों को यकीन आता भी है और समटाइम नहीं भी आता, तो इसका क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये वायरस, जो वायरसेस हैं वो रहेंगे। होता ये है कि डाउन द रोड इनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। ओके। तो ये कितने साल तक हमें ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा? तो इसमें आप ये देखें कि इस वक्त जो पैंडेमिक है, हमारे पास कितनी वेव आ चुकी हैं, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ वेव अभी इस वक्त चल रही है। और आपको मैं खाली यूएस का एग्जांपल देता हूँ कि जो लास्ट ईयर दिसंबर क्रिसमस टाइम में हमारे पास केसेस थे 200 to 250,000 केसेस पर डे, तो इस वक्त हम 180 to 230,000 केसेस अगेन। तो जो फिफ्थ वेव है वो भी काफ़ी ख़तरनाक होगी। तो व्हाट विल हैपन इज कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाय 2024 एटलीस्ट ये वायरस सेम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ से और सेम इंटेंसिटी से फैल रहा होगा, लेकिन ये कि अगले 3 से 5 साल तक ये रहेगा और इसकी पोटेंसी कम होती जाएगी। होपफुली अगर हम तमाम ममालिक में इनफ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर दें और लोगों को वैक्सीन लगाएं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि वैक्सीन सब मुल्क में क्यों नहीं जा सकी, आई मीन क्यों नहीं प्रोवाइड की जा सकी? मतलब लाइक हुकूमत का इसमें कोई आई मीन हाथ है, क्या है? मतलब आप थोड़ा प्लीज़ डिटेल बताएं। बिल्कुल। तो वैक्सीन देखें, आपके पास जो मेन मैन्युफैक्चरर है फाइजर, मॉडर्ना, J&J, बाकी आपके पास चाइनीज़ वैक्सीन है, आपके पास रशियन वैक्सीन है, आपके पास ब्राज़ीलियन वैक्सीन है, आपके पास इंडियन वैक्सीन है। लेकिन जो हमारे पास सबसे ज़्यादा डेटा है वो फाइजर, मॉडर्ना, J&J का है और मोस्ट इफेक्टिव भी वही है। जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसका तो मैंने आज तक डेटा भी नहीं देखा और उसकी एफिकेसी भी इतनी अच्छी नहीं है। सो जो वैक्सीन की सप्लाई है, आप लिमिटेड अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? तो आपकी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है 7+ बिलियन, राइट? तो यू कैन नॉट प्रोड्यूस 7 बिलियन वैक्सीन इन 1 ईयर। तो हर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनका एक टारगेट है 1.7, 1.2 व्हाटएवर अमाउंट दे कैन प्रोड्यूस। तो वही सर्टेन ममालिक में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो होता ये है कि जैसे एक वैक्सीन डोनेशन प्रोग्राम जिसको कहते हैं गैवी, तो यूएस जो है उसको सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है। गैवी से ही जाता है कोवैक्स में। कोवैक्स इज अनदर प्रोग्राम विच हैज बीन क्रिएटेड to get equal distribution of the vaccine to third world countries. So COVAX के थ्रू फिर ये पाकिस्तान हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, बांग्लादेश हो गया, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी। सो और उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। वेस्टर्न ममालिक में, अमेरिका में हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ वैक्सीन है, यूरोप में एम्पल अमाउंट ऑफ वैक्सीन है, जर्मनी हो गया। लेकिन ये कि हम यहाँ तक पहुँचने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वैक्सीन आ रही है, लोग लगवा भी रहे हैं और जो रेट है वो भी काफ़ी बेहतर हो गया है। वाह, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने वाला हूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि वैक्सीन है, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। ये ब्रेक के बाद ही अच्छा लगेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैं डॉक्टर साहब से सवाल करने वाला था रिगार्डिंग वैक्सीन। बहुत खतरनाक सवाल है। ये सवाल ऐसा है सर कि मुझे बताएं कि ये वैक्सीन है, इसकी 2 सवाल हैं, कनेक्टेड हैं। जो वैक्सीन है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितनी देर तक रेजिस्टेंस है वायरस के खिलाफ? सेकंड इसका पार्ट भी ये है कि ये जो वायरस है ये इतना स्मार्ट होता जा रहा है, फिर डेल्टा आता है, फिर ओमिक्रॉन आता है, पता नहीं आगे कौन कौन सा है, या तो फिर इंसान बेवकूफ़ है या जो वायरस है वो ज़्यादा स्मार्ट है हमसे? देखें, वायरस पहले तो आपका वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में आपको मैं जवाब देता हूँ। जब हमारे पहले तो आप ये सोचें कि वैक्सीन एक आम दिनों में इट टेक्स 15 ईयर्स, तो हमने ये वैक्सीन ऑलमोस्ट 9 मंथ्स में बनाई है। तो ह्यूमन ब्रेन हैज गॉन वेरी स्मार्ट। तो दिस वाज एन अमेजिंग अचीवमेंट फॉर ऑल द साइंटिस्ट अराउंड द ग्लोब। Humans 1, virus 0। जी। So which is exceptional। और जहाँ तक इसकी एफिकेसी का ताल्लुक है तो फाइजर, मॉडर्ना, इनकी एफिकेसी ऑलमोस्ट 94 to 95% थी अल्फा, लैम्डा, बीटा एंड डेल्टा के खिलाफ, ठीक है ना। अब ओमिक्रॉन आया है, इट्स अ डिफरेंट
बॉल गेम। तो ये रिसेंटली लास्ट फ्यू वीक्स और मंथ इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, साउथ अफ्रीका से आया, लेकिन ये कि अब तो ये दुनिया में हर जगह फैल गया है। और जो फर्स्ट 2 डोजेस थे वो उन 2 डोजेस के बाद फाइजर या मॉडर्ना के जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो कम हो गया है, और ओमिक्रॉन के खिलाफ आपको बूस्टर लगवाना चाहिए तो इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन स्टिल इट्स 75% इफेक्टिव। सो एज कम्पेयर टू अगेंस्ट डेल्टा विच इज़ 95% और 94%, दिस इज 75% आफ्टर द 3rd डोज बूस्टर। तो ये आपको इस न्यू वेरिएंट के लिए करना पड़ेगा। जहाँ तक वायरस की स्मार्टनेस की आप बात कर रहे हैं, तो हम इस वायरस को सप्रेस कर सकते हैं एज लॉन्ग एज हमारे पास इतनी कैपेसिटी हो कि हम इनफ वैक्सीन जल्द अज जल्द बनाएं और जल्द अज जल्द लोगों को लगाएं, ताकि वायरस के पास ये कैपेबिलिटी ना हो कि वो नए होस्ट में जाके म्यूटेट करे। तो अगर हमारी जो प्रोडक्शन है वो किसी तरह और बढ़ जाए, विच इज़ ऑब्वियसली ऑल द कंट्रीज, ऑल द फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर वर्किंग हार्ड। सो वायरस स्मार्ट है, लेकिन ये कि ह्यूमन ब्रेन इज मच स्मार्टर, दे नो हाउ द वायरस वर्क एंड दे आर आफ्टर द वायरस। जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं वो बेवकूफ हैं, जो वैक्सीन लगवा रहे हैं दे आर स्मार्ट। नहीं, जो वैक्सीन नहीं लगा रहे देखें वो और स्मार्ट है वो मेरा यही कहना होगा उनको कि आपके अगर फैमिली में कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है तो आप लोगों से बात करें जहां पर उनके फैमिली मेंबर्स हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, लोग आईसीयू में एडमिट होते हैं एंड दे डोंट सर्वाइव। तो वो जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे उनको इन चीज़ों से लर्न करना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त भी डाउन द रोड दे विल गेट गुड प्रोटेक्शन, और अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाते अनफॉर्चुनेटली अगर उनको इन्फेक्शन होता है तो दे कैन रन इनटू प्रॉब्लम। लेकिन वन थिंग आई कैन क्लैरिफाई एज कम्पेयर टू डेल्टा अगर आपको होता है तो चांसेस ऑफ यू एंडिंग अप इन द हॉस्पिटल इज वेरी हाई। विद ओमिक्रॉन इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं और जो इंटेंसिटी है वो माइल्ड है, तो विच इज एक्चुअली मच बेटर देन डेल्टा। आप एक मिनट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ट्वीट पढ़ी है बिल गेट्स की जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है इस दफ़ा सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, और इसकी हद क्या है, मतलब ये ख़त्म कहाँ पे होगा और ये हमें किस अंजाम तक लेके जाएगा ये नहीं पता, और आज तक दुनिया में जितने वायरसेस आए ये उन सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। बट आप कह रहे हैं कि इसके थोड़े माइल्ड हैं सिम्टम्स, तो ये मैं थोड़ा सा मुझे इस पर बता दें। देखें ये वायरस इस वक्त प्लस हमारे पास जो पेंडेमिक है 2 साल से चल रहा है, राइट, तो ये नया वेरिएंट आया कुछ हफ्ते पहले आया, तो हम इसके बारे में लर्न कर रहे हैं। ये तो चीज़ कंफर्म है कि इजीली ट्रांसमिसेबल है, कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है दुनिया में, ये दुनिया में हर हिस्से में तकरीबन पहुंच गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त अमेरिका में प्रीडोमिनेंट वेरिएंट इज़ ओमिक्रॉन, और हमारे पास केस लोड ऑलमोस्ट 220-230,000 पर डे है, विच इज़ प्रीटी हाई। और यूरोप में आपको पता है कि कितने लॉकडाउन हो गए, यूके में आपका लॉकडाउन है और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में लॉकडाउन है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। तो लेकिन ये जो बिल गेट की बात है कि ये इट्स वेरी डेडली, आई थिंक इट हैज़ टू बी सीन। तो ये आई थिंक टू अर्ली टू से। प्लस मेरा ख्याल है बिल गेट शायद डॉक्टर नहीं है। आजकल ना वो काफी चर्चे में, और वो कोई भी ट्वीट करते हैं तो दुनिया बड़े गौर से सुनती है कि बिल गेट से कुछ लिखे तो पते की बात होगी। लोग कहते हैं बिल गेट से बनाया ये सब। ये भी कॉन्स्पिरेसी है। देखें कंस्पिरेसी थ्योरीज जैसे हमने कहा कि चाइनीज लैब में भी बनी है, आप कोई भी स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ना, जैसे कि आपको पता होगा कि सबने कहा था कि 2 साल के बाद जो है वो मर जाएंगे हम वैक्सीन लगवाने के बाद, आप लोगों को पता होगा इस पॉइंट के बारे में। तो फिर लोगों ने फिर ये भी बताया कि वैक्सीन लग तो रही है, वो पानी की तरह लग रही है, मतलब वो कुछ वैक्सीन नहीं है, मतलब वो सिर्फ पानी लग रहा है। तो इसके बारे में प्लीज लोगों को बताएं कि ये क्या चीज़ थी। जी, ये थोड़े से मिसकंसेप्शन हैं जो कि सोशल मीडिया में स्प्रेड किए हुए हैं, जिसमें कि ये वैक्सीन के बजाय सिर्फ वाटर शॉर्ट हो गई थी। वो दैट्स नॉट द केस। मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी जो कि लैब में मैन्युफैक्चर हुई है, और वैक्सीन का हमारे पास अब 2 साल का डेटा, ऑलमोस्ट 1 साल का डेटा है, वो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव, और वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी कम है, क्योंकि हमारे सामने बहुत मिनिमल चीज़ें आई हैं। और जो मिसकंसेप्शन है वैक्सीन के, एक तो ये कि इनफर्टिलिटी कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने से, व्हिच इज नॉट ट्रू, ठीक है ना।
और उसके अलावा भी जो जितने भी मिसकॉन्सेप्शन हैं वो गलत हैं। वैक्सीन के जो मेन साइड इफ़ेक्ट हैं वो बेसिकली आपको फीवर, चिल्स, बॉडी एक, स्वेलिंग ऑफ योर आर्म जहाँ पे शॉट लगता है, और जो यंग बच्चे हैं उनको इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट हो जाती है बहुत रेयर केसेस में, लेस देन 0.5%, व्हिच इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस। अदरवाइज देयर इज नथिंग मेजर जो हमें इस वक्त पता है, लेकिन हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा है, तो उसके साथ हमें ये सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी, लेकिन एट दिस पॉइंट देयर इज नथिंग। सर देयर इज अ 1% चांस कि वो मैंने वीडियो देखी थी कि एक लड़के ने वैक्सीन लगाया और मैग्नेट लगाया, चिपक गया, तो इज देयर पॉसिबिलिटी कोई चिप है जो गवर्नमेंट हमें कर रही है? लेकिन ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मींस मुझसे लोगों ने ये सवाल पूछे भी हैं और उनको मैंने यही कहा है कि गवर्नमेंट आपका सर्विलेंस नहीं कर रही, गवर्नमेंट आपको बचाने की कोशिश कर रही है। प्लीज समझे इस बात को। और आपके पास है क्या जो गवर्नमेंट देखेगी? सर आई थिंक मुझे बहुत क्विकली एक सवाल पूछना है, ये किसी की रिक्वेस्ट पे सवाल पूछ रही हूँ, और मुझे लगता है कि आप अच्छे जो डॉक्टर, बिकॉज आप हमें इतना अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि अब जो लोग बिलीव नहीं भी करते होंगे वो इस बात पे तो मुझे लगता है कि कायल हो गए कि वाकई वायरस है, वरना डॉक्टर्स को क्या फ़ायदा है इसमें। सर बहुत क्विकली 2 सवाल हैं। एक तो आप मुझे बताएं कि ओमिक्रॉन जो वायरस है, ये जो वेरिएंट है, ये किस उम्र के लोगों को ज़्यादा टारगेट करता है? क्योंकि हमने देखा था कि कोविड के टाइम पे ज़्यादा बुजुर्ग जो लोग थे 40+ उनको ज़्यादा टारगेट किया। और दूसरा ये है जो रिक्वेस्ट पे सवाल मुझे आपसे पूछना है कि प्रेग्नेंट वुमेन, अगर कोई प्रेग्नेंट लड़की है तो अल्लाह ना करे अगर उसको ओमिक्रॉन हो जाता है, कोई भी वायरस हो जाता है, तो क्या उसके बेबी पे अफेक्ट होगा? आई थिंक आपके दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं जी। और जो आपका जो पहला क्वेश्चन था किस एज के लोगों को? किस एज के लोगों के लिए, तो पहले ये जो डिजीज़ थी वो प्रेवलेंट थी एल्डरली पॉपुलेशन में, एज 65 एंड अबव, एंड द पीपल वर डाइंग लेफ्ट एंड राइट इन आईसीयू अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये जो ओमिक्रॉन है ये मोस्टली यंगर पॉपुलेशन में, बिटवीन द एजेस ऑफ 18 to 30। सो ये आपका एज ग्रुप है, तो आप लोगों ने होपफुली सबने वैक्सीन लगवा ली होगी। अच्छा सर, इसी बात से जो है मेरा एक सवाल निकलता है, सॉरी आप प्लीज आप उनका जवाब दे दें। तो जहाँ तक वायरस प्रेग्नेंट वुमेन को होता है, इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है जिसमें कि हमें ये चीज़ पता हो कि ये बेबी तक चला जाता है वायरस। तो ऐसी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये कि आपकी प्रेग्नेंट जो ख़वातीन हैं वो भी वैक्सीन लगवाएं, और देयर इज़ नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बेबी दैट वी नो ऑफ एज फार एज ऑफ टुडे। सो यानी कि उनको जो अफेक्ट नहीं होगा, आई मीन जैसे कि वो इंजेक्शन लगवाती भी हैं प्रेग्नेंट वुमेन, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइड इफेक्ट जी बिल्कुल, नॉर्मल जस्ट जनरल साइड इफेक्ट जैसे बॉडी एक सवाल है मेरा, नहीं बस एक मेरा क्लास एक सवाल है कि जैसे कि आपने कहा कि मास्क हम हमारी एज में जो है वो कितना हमें प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि मास्क लगा लिया या हमें सैनिटाइजर यूज़ कर लिया, तो वो हमें कितना आई मीन सेफ रखेगा, तो वो प्लीज़ बताएं कि वो कौन से वाले ऐसे स्पेशली जो है वो मास्क हमें यूज़ करने चाहिए। देखिए पहले तो आप वैक्सीन लगवाएं, वो तो डेफिनेटली दैट्स गिवन। अगर आप लोगों ने किसी आप पांचों ने वैक्सीन लगवाई, तालियां हमारे लिए। that's excellent. So that's one thing. The next thing is कि एज हमने जैसे डिस्कस किया कि ये वायरस हमारे साथ रहेगा, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। उसमें मास्क जो है, आप एज लॉन्ग एज आप एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क लगाते हैं, दैट्स गुड इनफ। एक जनरल पब्लिक जो कि वॉक अराउंड कर रही है, किसी डिनर पे आप जा रहे हैं, मीटिंग में है, तो आपने एक प्रॉपर मास्क लगाया हुआ है, दैट्स गुड इनफ सर्जिकल मास्क। जो N95 मास्क है वो हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ के लिए आप रहने दें, क्योंकि देयर एक्सपोजर इज मच हाई, क्योंकि समवन इज ऑन द वेंटिलेटर और समवन इज गेटिंग ट्रीटमेंट इन अ वे कि एरोसोलाइज्ड हो जाता है और डिस्पर्स होती हैं सारी चीज़ें, उसके ज़रिए वायरस आसानी से फैल सकता है। तो यू गाइस विल बी ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए। बस मुझे एक चीज़ बता दें कि पाकिस्तान की इम्यूनिटी को थोड़ी सी तो आप क्रेडिट देंगे कि पाकिस्तानियों में इम्यूनिटी है एज कम्पेयर टू गोरो, कहते हैं आप कि नहीं कहते हैं? देखें पाकिस्तान इज़ माशाल्लाह लकी एंड फॉर्चुनेट, यहाँ पर इतना हालात ख़राब नहीं है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्ट को इस कोविड ने काफ़ी इम्पैक्ट किया है। आपकी अनफॉर्चुनेटली अमेरिका को हमारे पास 53 मिलियन केसेस हो चुके हैं, 830,000+ डेथ्स हो चुकी हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये अभी 5th वेव जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है अमेरिका में एंड यूरोप में।
तो पाकिस्तान में ये सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें हैं पाकिस्तान में। अब ये भी देखें कि इम्यूनिटी तो ठीक है, लेकिन टेस्टिंग इनफ नहीं हो रही, तो हमें एक्चुअल डेटा नहीं है हमारे पास कि पाकिस्तान में केसेस कितने हैं, क्योंकि जब मैं लाइव अपडेट पर रोज़ाना जब ये डेटा चेक करता हूँ तो पाकिस्तान के नंबर चेंज नहीं होते हैं। तो वो सरप्राइजिंग सी चीज़ है, पूरी दुनिया के नंबर चेंज हो रहे होते हैं, पाकिस्तान के नंबर थोड़े से वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू सो मच साहब, हमारे शो में आपने बहुत सारी चीजें क्लियर की। बच्चों वैक्सीन लगाओ, मास्क लगाओ और ऐसे मिले। ओके सर, थैंक यू वंस अगेन। डॉक्टर साहब को दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इमरान शरीफ साहब और बहुत अच्छे से हमें गाइड करके गए। और मुझे उम्मीद है कि देखने वाले जो हैं, अगर अब भी आप लोगों को यकीन नहीं है तो प्लीज आंखें खोलें और कान खोल के इस चीज पे थोड़ा सा वो करें, गौर दें और फिक्र करें कि वाकई में ये है और ओमिक्रॉन आ रहा है। सो प्लीज एक्स्ट्रा बी केयरफुल, पहले से मोहतात रहें और प्लीज पैनिक ना हो जाएं। जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है जैसे उन्होंने बताया बस वो फॉलो अप कीजिए। वाकई में माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ करके बताया और यकीनन लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि वाकई में कितनी चीज़ें जो हैं वो डेंजरस है और आने वाला टाइम भी जो है वो हमारे लिए टफ हो सकता है अगर हम अपने लिए सेफ्टी सिक्योरिटी प्रिकॉशन जो है वो नहीं करेंगे। वैक्सीन लगाइए। और जैसे कि इन्होंने बताया, यूनुस ने बताया कि चीख के सारी स्कीमें बता दो, तो वही बात है कि हम लोग जितना मर्जी चीखते रहेंगे ना, मुझे लगता है कौम कभी नहीं सुधरेगी। सुधर रही है। जी मैं आपको बता दूं, बस वैक्सीन लगाएं। और मसला ये भी हुआ है कि हमारे यहाँ क्या हुआ, पहली वैक्सीन की डोज लगाए उसके बाद नहीं लगा रहे लोग। भाई वो कंप्लीट करो, उसका बूस्टर भी लगाओ। अगर आप चाहते हैं सर्वाइव का, अगर हो गया अल्लाह ना करे हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर मुलाकात ऊपर ही होगी। तो इट्स बेटर कि आप अभी से केयरफुल हो जाए, प्रिकॉशंस ले लें। जी और मुझे डॉक्टर की ये बात बहुत अच्छी लगी, ये प्लीज अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। लेकिन जो उन्होंने मास्क आपको बताया है कि हम कौन सा मास्क वेयर कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उन लोगों के लिए मास्क छोड़ दें जो हॉस्पिटल में हैं और जो कोविड के जो वार्ड्स बने हुए हैं जहाँ वैक्सीनेशन है वहाँ पे वो काम करते हैं, क्योंकि उनको फिर दस्तयाब नहीं होते। हमें क्या करना होता है, घर में बैठना होता है समटाइम, और फिर भी हम कहते हैं वो वाला मास्क लेंगे। एंड सेकेंडली पीपल आर मेकिंग बिजनेस आउट ऑफ मास्क। एग्जैक्टली, अगर आप देखें सेम है, सिक्योर हैं, वैक्सीनेटेड हैं, तो आप दूसरा वाला मास्क भी कर सकते हैं अगर आप ज्यादा नहीं बाहर जाते। बिल्कुल ऐसा, ये कोविड के बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। बस यही है, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। लेट्स बैक टू द टॉपिक। आज आते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं क्योंकि सुबह का आगाज हमने किए एक इस तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए वाकई बड़ी मुफीद है, लेकिन उसके बाद दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या चीजें हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ अवेयरनेस की बात करेंगे, कुछ इंफॉर्मेटिव होगा, कुछ एंटरटेनिंग होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में एक बहुत ही हैरान कुन चीज हुई है जो हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई है। और आप सबको जान के या सुन के ये ताज्जुब हो रहा हो कि ऐसी क्या चीज है। और हुई भी किसने की? अमेरिका ने। नाउ अमेरिका इज दैट वन क्वेश्चन मार्क जिसको सुनते ही ज़हन में आता है कि ये कोई भी चीज अपने मफाद से हटके तो कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ इनका फायदा ही होगा। वही ना, फ्री में कुछ हमें देना, तो फ्री में तो अच्छा कुछ भी नहीं मिलता है। हर चीज के लिए कुछ ना कुछ रकम अदा करनी पड़ती है, छोटी या बड़ी जितनी भी आप। ओके अमेरिका ने क्या किया ना, अमेरिका ने ये किया कि हमारे दिलों पे छुरियां चलाई हैं। वो वाला गाना मुझे याद आई डोंट थिंक सो अगेन। बट व्हाई? हाँ, ये मैं आपको बताती चलूं कि ये देखने वालों के लिए और जो अमेरिका जाने का बड़ा शौक है लोगों को और उनके लिए एक तरह से ये खुशी की खबर है। लेकिन इसके पीछे अभी जितनी भी इस पे बात हो रही है टीवी पे, इंटरनेट पे, मैं उतनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो अब तक की रिपोर्ट आई है। लेकिन इसके बाद भी मजीद कुछ इसके बारे में रिवील होगा, तो जी बिल्कुल हो सकते हैं इसके पीछे कौन कौन से और पहलू हैं वो अगर सामने आएंगे तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। बट फिलहाल अब तक की जितनी रिपोर्ट है टीवी पे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ड्यू टू कोविड वीजा की जो सर्विसेज थी वो मतलब कि मुअत्तल कर दी गई थी। और आपको पता है बीच में तो अमेरिका ने वहां पे लोगों को लेना मतलब बुलाना बंद कर दिया, कोई आ जा नहीं रहा था, फ्लाइट्स ही बंद थी। तो उसके बाद हुआ ये कि जिसकी वजह से मैसिव बैकलॉग आ गया था। अब मैं आपको बताती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सब में सबसे अलग चीज क्या है। ऐसा क्या किया अमेरिका ने इंटरव्यूज जो होते हैं, जैसे हम काउंसलेट में जाते हैं और वहाँ पे काउंसलर ऑफिसर होता है, वो हमारा इंटरव्यू करता है। तो उन्होंने वो जो इंटरव्यू का प्रोसेस था वो बिल्कुल अबैंडन कर दिया, खत्म कर दिया जी, टू गेट द वीजा। और ये इसलिए खत्म किए, अब मैं आपको बताती हूँ ये जो सारा तामझाम ये मचा रहे हैं ये इमिग्रेंट। पहले तो मैं आपको थोड़ा और सिंपल कर दूं, इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट के बारे में बता दूं। जैसे कि माइग्रेंट्स होता है, हिजरत करके जाते हैं, माइग्रेंट वर्ड से निकला इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट वो है जो परमानेंट, जैसे मुझे शादी करनी है, मुझे यहाँ पे अपना घर बसाना है, तो मैं हो जाऊंगी इमिग्रेंट।
इमिग्रेंट। लेकिन अगर जैसे आसिम अजहर को कॉन्सर्ट करने के लिए जाना है तो वो होगा नॉन इमिग्रेंट वीजा पे जाएगा, काम करने के लिए जाना है, किसी भी एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए जाना है वो होगा नॉन इमिग्रेंट। तो ये जो सारा इन्होंने किया है इंटरव्यू फ्री वीजा, ये सिर्फ नॉन इमिग्रेंट्स के लिए। इमिग्रेंट के लिए अभी भी वही सारे प्रिकॉशंस फॉलो अप किए जाएंगे। अब जैसे वहाँ पे देखिए, अब इसमें भी उनका फायदा है, ऑफिस में लोग इंटर ना हो, क्योंकि कोविड की सब सेफ्टी प्रिकॉशंस लोग ले तो रहे हैं। उन सब मेजर्स के बावजूद एक तो उन्होंने अपना टाइम सेव किया। मिसाल के तौर पे 300 लोगों को जा रहे हैं, 300 ने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, तो उसमें से वो ऑनलाइन आप हर चीज़ करेंगे और उसके बाद अगर आप उनको लगेगा कि आप कोई बहुत स्पेशल केस हो रहा है, आपको बुलाने की ज़रूरत है दफ्तर में, तो वो आपको बुलाएंगे। अदरवाइज आपका सारा काम ऑनलाइन होगा और वहीं से आपका डिक्लेयर हो जाएगा, तो आसानी से जा सकेंगे। बिल्कुल अनम, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बहुत अच्छी ये न्यूज़ दी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको जो है वो जाना है और वीज़ा लगाना है। उर्शी, आप सुन रही है ना? मैं सुन रही जिनको पाकिस्तान से बाहर जो है वो बिजनेस करने जाना है या किसी भी चीज़ के लिए जाना है। अच्छा, ये इन्होंने क्यों किया? बहुत सारे इन पर जो अमेरिका है उस पर बहुत ज़्यादा, अमेरिका और यूके पर काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव था इस चीज़ का कि वहाँ पर वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, यानी कि लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाते बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर इन्होंने ऑफिशियली तौर पर अब ये चीज़ की, दैट्स रियली अमेजिंग। बेसिकली हर चीज़ के पीछे कुछ और भी कहानियाँ होती है, हम उनका पॉजिटिव साइड बहुत कम दिखाते हैं अमेरिका का, लेकिन अगर कोई अच्छा काम किया है उन्होंने तो चलो थोड़ा सा अप्रिशिएट अच्छा करना काम नहीं किया कोई, मगर मुझे ये पता है इसके पीछे साजिश यही है और इनके जो दिमाग में जो जहन में बातें हुई है कि लोग बेसिकली कोविड के प्रिकॉशंस देखें, वो जो उसमें बैठा हुआ है ना, वो गोरा बैठा हुआ है, तो वो गोरा अपनी इधर हेल्थ को लेके थोड़ा कॉन्शियस है कि वो कह रहे हैं कि आप जो है, मैं आपको इंटेरोगेट भी करूंगा, आप क्या काम करते हैं, वहाँ क्या करना चाहते हैं, यहाँ क्या करें, वो सब करूंगा, लेकिन मैं आपका जो है ये आपको बुला के नहीं करूंगा। नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा। मैंने आपका, जैसे मुझे यूनस से मिलना है इन पर्सन अकेले में, तो वो हो जाएगा मेरा और यूनस का इन पर्सन इंटरव्यू, तो वो इन पर्सन इंटरव्यूज को हटा दिए, लेकिन तफ्तीश और इंटरोगेशन वो सब चल रहा है। वो सब है, सख्तियां बिल्कुल कम नहीं की, सिर्फ इंटरव्यू। जी, अपना फायदा। एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए या ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएस ने ये किया है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, ऐसा भी एक थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इफ यू अलाउ मी, कैन आई शेयर इट विद यू? जी जी। कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले इंटरव्यूज क्यों किए जाते थे? अब इमिग्रेंट है कि प्रॉपर वो वहाँ का रेजिडेंट बन जाएगा यूएस का, नॉन इमिग्रेंट है टूरिस्ट के लिए या दूसरे वीजा जो है, स्टूडेंट वीजा, दूसरी एंटरटेनमेंट वगैरह। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है, इंटरव्यू इन्होंने कैंसिल इस वजह से भी किया क्योंकि अब क्यों कोरोना है, 10 चीजें। अब दूसरी साइड से एंगल इसका एक और ये भी है कि पहले इंटरव्यू लिया जाता है कोई मशकूक इंसान तो नहीं है ये, इसकी आइडियोलॉजी क्या है यूएस को लेके, इस्लाम को लेके क्या है, जैसे कि लोग टेररिस्ट बनाते थे हमें, जो कि इस चीज़ में फेल हो गए। मेरा ओपिनियन ये है, जो मैंने सुना है, एक थ्योरी ये भी है कि अब जैसे कि आपकी सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है, फेसबुक की या इंस्टाग्राम की, जो चीज़ आप पोस्ट करते रहे हैं उस पर, वो आपकी एक प्रोफाइल बनती रही है। यूनस, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि आपने बात ठीक कही। जब मैं कोविड से पहले वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया था, मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो आपका जो मैंने ट्रैवल एजेंट के थ्रू किया था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब मैंने ट्रैवल एजेंट की, तो उन्होंने ईमेल किया कि अब आपका इंटरव्यू इस डेट पर है, बहुत अर्ली मॉर्निंग बुलाते हैं, सारी चीज़ें, कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके पास आईडी कार्ड होता है। जब मैं अंदर गई तो मेरी जब टर्न आई, मुझसे पहले 2 लोगों का, क्योंकि रिजेक्शन इतना लाउड बताते हैं, उर्दू की लाइन अलग, इंग्लिश की लाइन अलग, मैं मज़ीद बता रही थी कि इंटरव्यूज़ में लोगों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो वो इसलिए आपको थोड़ा स्टोरी बता रही हूँ। तो इंग्लिश, उर्दू, अच्छा उस टाइम पे भी लोग बड़ा वो करते थे कि अच्छा इंग्लिश नहीं, उर्दू की लाइन में चले जाते हैं, शायद कोई नर्म तरीके से बात करे। तो मैं जब गई तो मुझसे पहले 2-3 लोगों ने, उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। उससे भी आप बहुत नर्वस होते हैं, आपके फेस के एक्सप्रेशन, क्योंकि कंटिन्यूसली कैमराज आपके फेस पर ही होता है। जब मैं गई तो यूनस, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ, तो उन्होंने पहले ही मेरा पूरा प्रोफाइल चेक कर लिया था। मैं तो अपना वो पूरा बैंक स्टेटमेंट तो मांगी भी नहीं थी उन्होंने, मेरा प्रोफाइल चेक किया। उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा कि आप वहाँ जाके काम तो नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं, हॉलीवुड वाले देंगे भी तो नहीं करूँगी, मैं यहाँ खुश हूँ। मैंने ऐसी जोक में बोला कि, क्योंकि उन्होंने बहुत लाइट। फिर मुझे बोला कि आप इराक क्यों गई? ऑनेस्टली ये मुझसे पूछा गया कि इराक क्यों गई, तो मैंने कहा बिकॉज आई एम लाइक, मैंने उनको बताया कि हम शिया मुस्लिम और ज़ियारत के लिए गए। तो फिर उन्होंने कहा कि उस टाइम क्यों गई जब हमारी फ़ौज वहाँ से जा रही थी, और आप उस टाइम क्यों गई? तो वो सारी चीज़ें इंटरव्यू में वाकई बहुत प्रेशर वो आपको देते हैं कि आप थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लो हो, और वो आपको उसी टाइम के आपने क्या कहा? मैंने क्या कहा, जो सच था मैंने वही कहा। और आई थिंक ब्रेक का टाइम होने वाला है, तो ब्रेक से आने के बाद जो है मजीद अनम मुझे लग रहा है बताने वाली है, और ज़्यादा लोगों के लिए आसानी होगी। लेकिन अभी हम जाते हैं छोटे से ब्रेक पर, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ गपशप में गपशप बाकी है।
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि यूएस ने जो वीज़ा फ्री प्रोसेस कर दिया है, मतलब इंटरव्यू फ्री वीज़ा कर दिया है। मैं एक बात बता दूं, मैंने अपने टॉपिक के बिगिनिंग में कहा था कि ये खुशी की खबर है। ये सिर्फ उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ खुशी की खबर है, बिकॉज बहुत सारी, पहले तो ये सारी सहूलत है ही नॉन इमिग्रेंट्स के लिए जो टेम्प्रेरी तौर पर जाना चाह रहे हैं। बट वट वॉज द सो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ऑल दिस न्यूज़, वो ये था कि वो जो लेडीज़ हैं बहुत सारी, और अगर उनमें इतना नहीं है, कैमरा नहीं बोल सकती, लेकिन वहाँ पे जो भी आपके इंटेरोगेशन के लिए होते हैं, बैठे होते हैं, ऑफिसर्स बैठे होते हैं, अगर आप पे इतना नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स और आपको लगता है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आप उनसे बात कर पाए, उनके सवालों को काउंटर कर पाए, तो ये उनके लिए। बाकी आई गेस ज़्यादातर तो मेजोरिटी लोग यहाँ पे एजुकेटेड है और वो अच्छे से उनको इंटेलेक्चुअली ये सवाल जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये वाली सिर्फ 2022 के एंड तक है, उसके बाद के लिए फर्दर कंटिन्यू नहीं होगी। फिलहाल तक न्यूज़ में इतना ही, लेकिन जैसे ही आगे आएगा आई विल श्योरली शेयर इट विद यू। अब मैं अपना टॉपिक किसी और को, अपना टॉपिक नहीं, अब जो भी कोई बात करना चाहता है। जी अना, मैं बिल्कुल अपनी स्टोरी के साथ आना चाहूँगी। सबसे पहले आपकी जो स्टोरी थी इस पर कुछ इनपुट देना चाहूँगी अ लिटिल बिट, कि वाकई में उन्होंने क्या कहते हैं, नशीले ख्वाब, क्या कहते हैं उसको, सुहाने, हाँ, बिल्ली ख्वाब में चिट्ठी, वो क्या कहते हैं, सुहाने ख्वाब तो दिखा दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि उस बात के ऊपर वो लोग टिके रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो अपनी स्टोरी की तरफ स्विच करती हूँ कि नूरियाबाद में छिपकलियाँ और सांप जो हैं वो निकले हैं। आप लोग थोड़ा सा सवाल पूछिएगा ना कि क्या क्या। कोई नई बात नहीं, मेरे सारे दोस्त सांप निकले। पहले तो मैं ये हाँ बिल्कुल, सांप निकलते तो हमने देखा था, छिपकली अगर निकली है सो व्हाट, मतलब छिपकली नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज की या बहुत बड़ी? यस, गुड क्वेश्चन। इसके ऊपर जवाब बनता है कि 8 फीट की जो है वो छिपकलियां हैं और उनको जो है वो मॉनिटर लिजर्ड कहा जाता है 8 फीट इंडोनेशिया में। यस, 8 फीट इज वे लॉन्ग। एग्जैक्टली। और मैं अपने डायरेक्टर साहब से, इससे भी बड़ी जी, यस, अपने डायरेक्टर साहब से कहूँगी कि वो पिक्चर ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वो अवेयरनेस के तौर पे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बलूचिस्तान और सिंध के जो, आर यू श्योर कि चिपकली यस, मैं अपने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी वो पिक्चर ज़रूर लगवाएं, ताकि लोगों को भी पता चले और आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा कि बलूचिस्तान में और सिंध में जो सहराएं होती हैं ये वहाँ पर पाई जाती हैं बेसिकली, और ये इंडोनेशिया में मॉनिटर लिजर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, ये कहाँ पर पाई गई है वो मैं आप लोगों को बता दें। नूरियाबाद एक गोदाम था, उसके अंदर पाइप थे। पाइप जब उठाए तो वहाँ पर इतनी सारी बड़ी बड़ी लिजर्ड्स और बड़े बड़े सांप जो हैं वो वहाँ से निकले। तो लोगों का जो अमला था वहाँ पर ऐसे भागा कि बस, जैसे वो क्या कहते हैं कि मक्खियाँ जैसे भागती हैं, वैसे वहाँ पर उन्होंने फिर कॉल की, वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल किया, उनको बुलवाया और उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर की जाएंगी, कहाँ से क्या सब चीज़ें हुई। तो फिर उनके वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर थे जावेद मेहर, उन्होंने बताया कि ये मॉनिटर लिजर्ड है और ये बेसिकली इंडोनेशिया में पाई जाती है, बट यहाँ पर मॉनिटर लिजर्ड जो है वो कहा जाता है, बट इंडोनेशिया में इसका जो नाम है वो है कोमोडो ड्रैगन। तो वो ड्रैगन का जब नाम आता है तो वो डायनासोर्स वाली एग्जैक्टली वो फील आता है कि कितनी बड़ी होगी। वाकई में ये इंसानों के लिए तो खतरनाक है ही है, बट ये जो इंसान अगर उनको नहीं मिलते तो ये परिंदे और ये जानवरों को जो है वो बहुत जल्दी अटैक करती है। जब ये पाइप्स उठाए गए तो ये इतनी स्पीड से बाहर निकली, तो लोग जो है वो इतने, मतलब खौफनाक वाला जो वो मंजर था, तो मैंने तो वीडियो देख के तो मैंने फिर बंद कर दी। वैसे मुझे एक बात बता, आपने कहा कि छिपकली और आपने कहा कि छिपकलियां और सांप जो है, तो सांप के जो सांप है, मतलब कोबरा है, कौन सा है ज्यादा जहरीले सांप? जी, आपका बहुत अच्छा जो है वो सवाल है, मैं जरूर बताना चाहूंगी। इस सांप का नाम है स्पेसिफिकली रॉयल इंडियन। रॉयल इंडियन, मुझे पता था इंडियन सांप है, मुझे पता था इंडियन सारे सांप हैं। इंडियंस कैन बी रॉयल्स, बट एनीवेज उर्शस, ये खबर बड़ी दिलचस्प है लेकिन थोड़ी सी अजीब क्रैंकी सी भी है। लेकिन पूछना ये चाह रही हूँ, बिल्कुल आपने जो क्रैंकी वाली बात की, वाकई में जब मैं इसको देख भी रही थी तो मुझे लगा टेबल के नीचे से आ जाएगी। बार जब मैं देख भी रही थी तो मैं इसके ऊपर सर्च भी कर रही थी ना, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसको सुबह देखूंगी। प्लीज आप क्वेश्चन कंप्लीट करें। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने एलिगेटर्स का भी सुना और मैंने पहले भी कुछ इसके बारे में शो के लिए रिसर्च की थी, तो मैंने बताया था कि व्हाइट क्रोकोडाइल्स हैं, चले वो तो समझ में आते हैं, और ऊपर से इतने बड़े निकलना, ये पैदा कहाँ से हो रहे हैं और उसके बाद मतलब ये इनको, ये वही बात आपको मैंने बताया कि इंडोनेशिया में इनकी पैदावार होती है और फिर ये वहीं से कहीं से ये समंदर के थ्रू ट्रैवल होती जो है वो हमारे, ये भी माइग्रेट करके आगे हमारे पास। एग्जैक्टली, जैसे कि हमारा कोविड आ गया था तो चीन के सांप हमने देखे,
बहुत बड़े बड़े होते हैं आसीन के सांप और बेशुमार होते हैं। अब मुझे लगता है कि लोग कहने लगेंगे आसीन की छिपकली इतनी बड़ी। नहीं, आई डाउट दैट कि खुद ट्रैवल किया होगा। मुझे भी लग रहा है। सो कि स्मगल कुछ और मतलब नहीं, होगा, यूनुस, मैं आप- गोदाम के अंदर मैं छुपाए आपको हुए गए बताती थे। हूँ, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप कोई भी नॉर्मल फैक्ट्री की बात कर लेते हैं कि वो काफी टाइम तक बंद रहती है और उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। एंड इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि कपड़े पड़े हुए हैं तो कोई ऊपर डालते रहेंगे, उसको नीचे वाला सामान नहीं उठाएंगे, तो वहां पर भी पैदावार हो सकती है, पॉसिबिलिटी। लेकिन इतनी जाइंट, ये तो कुछ And you're अनयूजुअल saying कि चीज बहुत है। ज्यादा है। बहुत ज्यादा। Maybe कोई eggs if I'm not mammals हाँ है हाँ या एग्जैक्टली, मे बी अच्छा, ये मतलब पाइप के नीचे। हाँ, जैसे उन्होंने पाइप्स उठाए, उनको मतलब सफाई करने के लिए कुछ बनाने वाले होंगे, तो पाइप्स उठाए, इतने बड़े बड़े सांप और बड़ी बड़ी छिपकलियां। आई होप सेफ्टी मेजर्स ले रहे हो लोग वहां पे। या एग्जैक्टली, और 8 फीट की थी और उनका जो वजन था 130 kg है, और ये बहुत ज्यादा हैवी होती हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक भी होती हैं, क्योंकि ये इंसानों को देख के फौरन से अटैक करती है। Oh my If you have seen Komodo dragon traveling ना, वो बहुत फास्ट भागता है। या एग्जैक्टली, you can't और जुबान भी निकलती है। एग्जैक्टली और इतनी बड़ी जुबान है इनकी, हाँ। सांप की तरह निकलती है। और सुना है कि सांप और ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को काटते भी नहीं हैं। एग्जैक्टली, और ये जो मैंने आपको बताया ना, तभी तो साथ रह रहे हैं। एग्जैक्टली, रॉयल इंडियन जो मैंने आपको स्नेक के बारे में बताया, ये लोग, उनकी तादाद भी बेशुमार थी वहां पर। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वेनमस है या नॉन वेनमस है। एग्जैक्टली, मैं भी यही अभी वेनम होता है, जहाँ तक आई हैव हर्ड कि जो ड्रैगन है ना, कोमोडो ड्रैगन, इट्स नॉट गुड फॉर ह्यूमन। वो अटैक भी कर सकते हैं, फाइट भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग दे। लेकिन एक होता है, हर एनिमल में एक इंस्टिंक्ट है, अगर वो मैन ईटर ना भी होना और अगर उसको उस पॉइंट पे अटैक किया जाए या उसको स्केर्ड हुआ तो वो अटैक करेगा। अगर बिल्ली है, मैं आपको बिल्ली की एग्जांपल देता हूँ, अगर बिल्ली आपको देख के यूं कर रही है ना, यूं तो शी स्टार्टेड लाइकिंग यू, और अगर वो ये घूर के देख रही है ना, तो उसको वो जो एनवायरनमेंट है वो अग्रेसिव हो रहा है उसका। हाँ, लेकिन मेरा सवाल उर्षा यहाँ पर ये है, मे बी ये रिसर्च की गई हो या मजीद की जाए, वो ये है कि पाइप के नीचे आपने कहा छिपकलियां और जो मगरमच्छ, मेरे ख्याल से सांप निकले, ठीक है, पाइप के नीचे से। अब वो बहुत टाइम से आपने कहा कि वो जो गोदाम है वो बंद है, यानी कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो इतने टाइम तक, क्योंकि ज्यादा तादाद है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या उनकी सोर्स मतलब थी खाने की या जिंदा रहने की? वाकई में आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि वो इंसानों पे अटैक नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने अपने जानवरों को, आई मीन जो भी छोटे मोटे कीड़े जो थे, वो उनको खाते थे और उससे ही वो अपनी जो है वो जिंदगी बसर कर रहे थे, जो भी पाइपों के नीचे वो कर रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सांप जो है, या मतलब क्योंकि सांप तो जहरीले होते हैं, इंसानों पे अटैक कैसे नहीं किए होंगे। मैं स्टिल सोच रही हूँ, क्योंकि इतनी तादाद में मिला, तो हो सकता है कि किसी इंसान पे उसने हमला किया हो, मगर उनको पता अभी चला है कि जब उन्होंने पाइप्स उठाए, और इतनी बड़ी बड़ी आई मीन छिपकलियां मैंने भी अपनी लाइफ में इंसानी सोच और इंसानी फितरत से जो है वो कनेक्ट नहीं कर। स्नेक में जो है ना, स्नेक में इंस्टिंक्ट नहीं है टू हिट अ मैन, मैं बता रहा हूँ, तब तक वो फील ना करे। ये जो इंस्टिंक्ट है ना कि अटैक करना इंसानों को, ये सिर्फ इंडियंस, सॉरी रॉयल इंडियंस में है और किसी में नहीं है। कोई भी एनिमल रिटेलिएट करेगा अगर आप बिला वजह पोक करेंगे किसी भी चीज को, तो इंसान हो जाए, जानवर, जिन हो जाए, आप पोक करेंगे आपको थप्पड़ पड़ेगा। बट मुल्क आजाद है और आप भी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना है, आपने हमारे साथ रहना है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि आज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। अगर कोई इंसान, कोई आपका पाकिस्तानी दोस्त कह सकते हैं, दुश्मन कह सकते हैं, अगर दूसरे मुल्क में रह रहा है तो उसकी मदद करने के लिए, वो चाहता है कि मैं अपने मुल्क वापस आऊं, तो एक अच्छा इंसान क्या करेगा? वो कहेगा मैं टिकट के पैसे देता हूं, तुम जानिए आ जाओ। यही हरकत शेख रशीद साहब ने की नवाज शरीफ साहब के लिए। नवाज शरीफ साहब के रूमर आ रहा है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जलन में कि पाकिस्तान के लोग वेलकम करने बैठे हैं। क्या, किस चीज से वेलकम करेंगे? किस एक चोर का वेलकम कैसे किया जाता है? जो बाकी चोर हैं वही वेलकम करेंगे उस चोर का। बहुत ही नेगेटिव हो चुकी है ये PMNL, नून क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत नेगेटिव होगी। और नेगेटिविटी से याद आया इंडिया पहले इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ था, मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ था, अब क्रिश्चियंस के पीछे भी पड़ गया। सिखों का भी जीना हराम किया उन्होंने, मुसलमानों का भी, अब क्रिश्चियंस का। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी आई है जिससे ये साबित हो रहा है कि इंडिया में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो हिंदूज, जो ये मोदी सांप के लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्रिश्चियंस को अब फोर्सफुली हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके। और अगर ऐसा चलता रहा तो जंग हो सकती है। और जंग से याद आया, World War III इज अराउंड द कॉर्नर। World War III हो सकती है अगर रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया
तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। तो मेरे जान, मेरे बच्चों, मेरी सुन लो, इंसान बन जाओ इंडियंस, नहीं करो। और रशिया, अभी क्या हुआ है रिसेंट, आपको बता दूं, 10,000 सोल्जर्स रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पे कर दिया है। उन्होंने वहां पे बुला लिया। अराउंड मोर देन 1 लाख सोल्जर्स वहां पे मौजूद हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि आप इन्वेड करने जा रहे हैं यूक्रेन को, बट रशिया कह रहे हैं नहीं जानी, हमारा कंट्री, हम कहीं भी लेके जाते हैं सोल्जर्स को, हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, ड्रिल करा रहे हैं। सॉरी टू कट यू, लेकिन हमने बहुत पहले भी बताया था यूक्रेन और रशिया का मामला, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये क्यों रशिया कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, यूक्रेन कह रहा है कर रहे, और अमेरिका भी उनका साथ दे रहा है, तमाम जो नेटो की जितने भी इत्तेहादी ममालिक हैं। तो आप ये बताएं कि ये कब से स्टार्ट हुआ रशिया का और यूक्रेन का मसला? देखिए, बेसिकली 1991 में यूक्रेन एक मुल्क यूं करके निकला पूरी दुनिया में, ठीक है। क्या हुआ कि जितने भी और कंट्रीज थे, मेजॉरिटी कंट्रीज नेटो फोर्सेस ज्वाइन कर चुके, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर चुके। इन लोगों ने चाहा कि हम लोग यूनियन ज्वाइन करें अराउंड 2000 अर्ली में। रशिया ने, क्योंकि रशिया चारों तरफ से घिरा हुआ है यूरोपियन कंट्रीज के लिए, एक सपोर्ट में बैठा हुआ है चाइना, दैट्स इट, और कोई नहीं बैठा हुआ। यहाँ पे भी दूसरे कंट्रीज हैं और यहाँ पे भी दूसरे कंट्रीज हैं, रशिया फंसा हुआ। तो एक यूक्रेन था जहाँ पे, अच्छा यूक्रेन क्यों है, बाकी पूरा मुल्क अगर है तो रशिया पावरफुल है, उसको क्या टेंशन है। यूक्रेन में क्या हो रहा है कि वेस्ट यूक्रेन और ईस्ट यूक्रेन, जो ईस्ट यूक्रेन के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हमें रशिया का हिस्सा बनना है, हमारी मांगे पूरी करो। जो वेस्ट वाले वो कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना है, हमारी वो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन है बर्गर, हमारी मांगे पूरी करो। ये थोड़े से गरीब हैं, तो ये इस वजह से रशिया चाह रहा है कि वो करना। बात जाती है 2014 पे, जब यूक्रेन ने बोला कि हमें यूरोपियन हिस्सा के, जो उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने बोला कि हम लोग यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये जो यूक्रेन है ये कभी भी रशिया के अंडर तो आना ही नहीं चाहते। आपको पता है वो बड़े सगीर वाली जब लड़ाई थी तब से वो अपने आप को एक अलग मुल्क बनाना चाहता था। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि ये जो 2014 में भी इनका कन्फ्लिक्ट हुआ था, जब कब्जा कर लिया था रशिया ने क्रीमिया पे, और क्रीमिया जो है यूक्रेन का एक सिटी है। और कब्जा भी क्यों किया था, क्योंकि गैस और ऑयल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं क्रीमिया में। और क्रीमिया के बारे में, ब्लैक सी, क्योंकि, और पेनिनसुला क्रीमिया को कहा जाता है, कराची भी पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या है, जो आपके जो जजीरा होता है ना, पानी होता है, आपके जो कॉर्नर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, जहाँ अगर वो पानी से टच हो रहे होते हैं टू द अदर कंट्रीज या टू द अदर सिटीज, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। अच्छा, मैं इसमें फर्दर ऐड करूं, 2014 में ये हुआ। बेसिक कॉन्फ्लिक्ट रशिया का ये है कि यूरोपियन यूनियन ये ज्वाइन ना करे। 2004 में भी ये आवाज उठी थी कि यूक्रेन ज्वाइन करने वाला है यूरोपियन यूनियन। तो रशिया ने क्या कहा कि हम आपको पैसे देंगे, जानी मत करो ये स्टेप, ये आप पैसे लो, चुप करो, कुछ नहीं करने की जरूरत, और ये मान गए थे। फिर ऐसा वर्ल्ड जो कंट्री वाइड एक प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने बोला हमको यूरोपियन यूनियन जाना है, तो उस वजह से ये सारा मैटर हुआ। एक्चुअली यूनस, यूरोपियन यूनियन इसीलिए ज्वाइन करने से रशिया मना कर रहा है, क्योंकि रशिया, फिर क्या होगा कि रशिया हर तरह से ना उनके हाथ खाली हो जाएंगे। क्योंकि अगर यूक्रेन के साथ कभी भी रशिया का दोबारा मसला होता है तो जितने भी यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं वो सब रशिया के ऊपर हमला कर सकते हैं। लेट नाउ, 2017 में दे हैव साइंड, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल यूनस, आपने रशिया और यूक्रेन के बारे में तो बड़ा अच्छे से आपने डिफाइन किया, तो मैं जो है वो इनपुट अपना इन पे नहीं डालना चाहूँगी। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ पर बहुत ज़रूरी है मेरा इनपुट डालना, और भारत पर वो ये है कि जी जैसे यूनस ने अभी स्टार्ट में ये बात कही थी कि वो जो है पाकिस्तान आ रहे हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है। बेसिकली वो पाकिस्तान अपनी खुशी से नहीं आ रहे हैं, बरतानिया वाले उनको निकाल रहे हैं लतड़ मार के। तो वो क्यों निकाल रहे हैं मैं आपको वेरी शॉर्टली बताती हूँ। रिसेंटली जो है वो नवाज शरीफ जब बरतानिया पहुंचे, तो यूके में जब वो पहुंचे तो वहां पर आपको पता है कि तमाम तर टेस्ट होते हैं, जो भी उनकी रिपोर्ट्स है, उसमें जब रिपोर्ट्स उनके सामने आई तो उसमें पता चला कि उनकी जो प्लेटलेट्स की तादाद है वो 2 लाख तक पहुंच चुकी है। यानी कि वो तो इलाज करवाने के लिए अपना प्लेटलेट्स की तादाद के लिए गए थे, वो अब उनकी बढ़ चुकी है। जब बरतानिया के जो हुकाम है उन्होंने मांगा कि आपकी जो रिपोर्ट्स है वो हमें चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि वो रिपोर्ट्स दिखाने से इनकार कर दिया। अब जब उन्होंने इनकार किया तो उनके पास 2 ही ऑप्शन थे। बरतानिया हुकाम ने कहा या तो आप हमें वो रिपोर्ट्स दिखाएं या तो आप अपना जो सामान है वो बांधे और पाकिस्तान निकले, क्योंकि बरतानिया जो है वो हमेशा एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ उन लोगों को कवर करता है जिनको लगता है कि अपने मुल्क के अंदर उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही या उनकी जान पर खतरा है। तो नवाज शरीफ का तो केस ही अलग है ना, नवाज शरीफ अपनी दिल की रिपोर्ट वहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन दिल की रिपोर्ट नहीं दिखानी चाहिए। दिखाएंगे वो क्या, अपनी प्लेटलेट्स की तादाद जो कि उनकी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि वो बिल्कुल फिट है पाकिस्तान आने के लिए। एक और चीज मैं इस पे ऐड करूं कि वो ये सब फंसे क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से एक ऐसा शख्स जो कि बरतानिया में था और अचानक से खबरें आने लगी कि वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के लोग जो है वो इनको वेलकम भी करेंगे। वो इसलिए हुई कि आप तमाम लोगों को पता होगा जो अभी रिसेंटली उनके साथ हुआ था, राना शमीम का वाकया हुआ था, आप
आप लोगों को पता ही होगा, बहुत शहर सुर्खियों में वो रहे हैं कि आखिर क्या बयान हल्फी साइन की गई है दोनों के दरमियान जो उनके हुए हैं। लेकिन उनको खतरा सिर्फ एक इंसान से, मोई जी एक सहाफ़ी है जिन्होंने उनका पूरा चिट्टा जो है वो अपनी रिपोर्ट्स में लिख दिया है। इरफान हाशमी साहब है जो कि अभी रिसेंटली कुछ ऐसे चीज़ें अभी लाने वाले हैं जिनको पूरी शरीफ फैमिली जो है वो उनको बहुत ज़्यादा खतरा होगा। और दूसरा मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ, भारत का आपने कहा था, भारत का पॉइंट ये है कि भारत ने एक और न्यूज़ आई है कि अभी रिसेंटली हम सबको पता है कि क्रिसमस यहाँ से गुजरा है। अभी क्रिसमस के दिन जो है वो भारत इंतहा पसंद इतने कोई हद तक वो बढ़ चुके हैं, इतने हद तक बढ़ चुके हैं कि उन्होंने क्या किया कि हम सब रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की कल्चर की, एक दूसरे के इस्लाम अपने रिलीजन की, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सांता उनको जला दिया। उन्होंने बकायदा रोडों पर जो है वो क्रिश्चियन के खिलाफ नारेबाजी की है और बकायदा से सांता क्लॉज को जो है वो आग लगा के नजरे आतिश कर दिया। इस पे मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आपकी बात बोलूँगी। जी जी जी। सना बिल्कुल आपने ठीक बात बोली है। वाकई में जैसे कि आपने बताया कि नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए शेख रशीद साहब ने जो है वो वार्म वेलकम किया है, तो वो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जब वो कहते हैं ना कि घर में आप रहें तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं ना तो वो आप सोच रहे होते हैं कि यार मुझे घर वाला जो है वो बेबी सिटिंग्स नहीं मिल रही यहाँ पर, तो मुझे घर वापस जाना चाहिए। बट वही बात है कि आपको वार्म वेलकम कर रहे हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ये अलग बात है कि करें। ये अलग बात है कि वीजा रिजेक्ट करके ही कर रहे हैं। जैसे कि आपने पड़ोसी मुल्क का बताया कि उन्होंने ये सांता को जो है वो जलाया और उसके ऊपर जो है वो ज्यादती की। मतलब ये वही बात है कि आप लोग मजहब को समझ ही नहीं पाए, आप लोगों के अंदर वो एक जज्बा ही नहीं है कि किसी भी चीज को आप समझें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। वही बात है कि अपने ही मजहब को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनसे आप क्या तवक्कुआत करेंगे। सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गपशप में हम सब ने एक बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के साथ दोबारा से जुड़ने के लिए या आपका प्यार, आपका ताउन, आपकी एप्रिसिएशन लेने के लिए हमने एक छोटा सा हमारी तरफ से एक तोहफा है। वो तोहफा ये कि जब आप लोग हमें ऑडियोज़ भेजते हैं, आप लोगों ने अभी तक वीडियो मैसेज नहीं भेजा, मुझे आप लोगों के वीडियो मैसेज भी चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग जितना हमें प्यार देते हैं, वो एक्सप्रेशन, वो खुशी आप लोगों को देख के हमें दोबारा से ना कहीं हम सब में वो जोश आ जाता है। exactly. और इसलिए हम अपने काम के साथ और ज़्यादा सीरियस हो गए। लेकिन अभी मैं बात करूंगी आप लोगों की खुशी के बारे में, क्योंकि जितने आपके ऑडियोज आते हैं और इसके बदले में हम लोगों की तरफ से, गपशप की टीम की तरफ से आपको प्यार भरा तोहफा मिलता है। और इस टाइम अभी हमारी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। जैसे आज डॉक्टर साहब थे हमारे साथ, तो उनकी उस पर भी आप वजाहत कर सकते हैं कि जी आप लोग क्या बिलीव करते थे, आप लोगों ने उनकी बातों से क्या सीखा है, क्या आप इम्प्लीमेंट करेंगे, मास्क पहनेंगे, तमाम चीज़ें आप बता सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप हमारे गपशप में फैमिली की तरह इसका हिस्सा बन सकते हैं। वो वीडियो भेजें, ऑडियोज भेजें, बिकॉज हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही मर रहे हैं आपके प्यार। लेकिन हाँ, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज फिर हमारे साथ एक ऑडियो है, हम ऑडियो सुनते हैं। वॉइस नोट है? जी बिल्कुल, हमारे साथ एक वॉइस नोट है, ऑडियो आया है, हम ऑडियो सुनेंगे। लेकिन मुझे इंतजार होता है वीडियो का, बस जल्दी से वीडियोस भी भेज देना प्लीज। बट एनीवेज ऑडियो सुनते हैं। मेरा नाम फैज़ान है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आप सबको मुझे मुबारकबाद देनी है कि आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से, वो कहते हैं ना, हक हलाल से अपनी जो रोज़ी है वो हलाल कर रहे हैं। मुझे वाकई बहुत खुशी है कि अब इस वक्त जो टीवी पे है वो क्वालिटी कंटेंट जो है वो दोबारा प्रोड्यूस हो रहा है। इसके लिए तो सबसे ज़्यादा मैं प्ले का थैंक यू करना चाहूँगा कि नए फेसेस को मौका दिया। आप माशाल्लाह सब बहुत जो है वो अच्छे लग रहे हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं से कि कोई नए लोग हैं और इमेच्योर किस्म का कोई शो हो रहा है। तो आप लोग बहुत मैच्योर शो कर रहे हैं। मुझे सिर्फ आपसे ये एक टॉपिक पे बात करनी थी कि ये जो ट्रू टैलेंट होता है, जो रियल टैलेंट होता है, वो कहीं ना कहीं डिजिटल की नज़र होता जा रहा है, कहीं ना कहीं टिकटॉक की नज़र होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल करने वाले जो लोग हैं, जो आर्ट फील्ड से रिलेटेड मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक्टिंग फील्ड से, परफॉर्मिंग आर्ट की फील्ड से, कि वो जो हैं वो लोग, जो बच्चे जो डिसअपॉइंट हो गए हैं, जो 3 साल पढ़ रहे हैं NCA से या कहीं से भी व्हाटएवर किसी भी एकेडमी से अगर पढ़ के आउट हो रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो रहा है, जो कि हम फजूल सी चीज़ें टिकटॉक पे देखते हैं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि ट्रू टैलेंट वर्सेस एक ऐसे ही जो है ना फजूल से कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं? थैंक यू।
कितना अच्छा लगता है आनंद, यूनुस, सना और शिया कि हम लोग तो अपनी पूरी तैयारी कर कर आते हैं, लेकिन जो लोग हैं हमारे देखने वाले वो कितने मैच्योर हैं, क्योंकि जब से ये ऑडियो का हमारे साथ एक तरह से हम ऑडियो सुन रहे हैं और उससे हमें और ज़्यादा मोटिवेट भी हो रहे हैं, लेकिन उससे हमें और ज़्यादा अप्रिसिएशन के अलावा मुझे तो बहुत हैरानगी होती है कि हमारे लोग भी इतने मैच्योर हैं कि अब वो चीज़ें रियलाइज़ करने लगे हैं। एग्जैक्टली से फैजान का जो सवाल था कि जो थिएटर पढ़ रहे हैं और वो डिसहार्ट हो रहे हैं बिकॉज वो देख रहे हैं कि टिकटॉक पे एक डांस करके आप काम मिल रहा है आपको मेन स्ट्रीम में, आप स्टार बन रहे हैं, फैंस बन रहे हैं। तो फैजान आई एम प्राइम एग्जांपल आपके सामने हूँ। मैंने खुद 3 साल थिएटर की ट्रेनिंग ली है फ्रॉम आर्ट्स काउंसिल थिएटर एकेडमी कराची। ये आप छोड़ दें, आपके पास अगर स्किल है तो ये जो फेम होता है ना, शॉर्टकट में फेम मिलता है, ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग आप पिछले 4 सालों में लोग आए हैं, 4-5 साल से टिकटॉक वायरल हुई है चीजें, 4 साल में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गायब हो गए। जिसको स्किल आता है, जिसके पास, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बुड्ढा बाबा, कोई 50-60 साल का बुड्ढा होगा, एक्सपीरियंस बुड्ढा, एक रॉकेट था, वो चल नहीं रहा था, ठीक है, पूरी दुनिया की टीम आ गई, उन्होंने बोला कि यार ये चल नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, ये स्टार्ट करो, हर पार्ट चेंज करिए, कुछ समझ में नहीं आया। एक बुड्ढे बाबे को बुलाया, बोला एक्सपीरियंस 60 साल का, बोले आप देखें ये रॉकेट चल क्यों नहीं रहा। वो गया पास रॉकेट के, उसने देखा, यूं टच किया, उसने हथौड़ा मांगा और टक मारा और बोला स्टार्ट करें। स्टार्ट किया, रॉकेट स्टार्ट हो गया। उसने बोला आपकी फीस? बोलता है मेरी फीस है 1 करोड़ रुपए। बोलते हैं 1 करोड़ रुपए एक हथौड़े मारने के? बोलते हैं हथौड़े मारने के तो सिर्फ $100, लेकिन जो बाकी 99 लाख जो है वो मेरे एक्सपीरियंस के पैसे हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, चीजें हैं, तो आप लंबी रेस के हॉर्स हैं, आप ये छोटी रेस वाले हॉर्स नहीं है। तो जस्ट बी कि आपने लंबा चलना है और अपने पे मेहनत करते रहना है। हर रोज आपका एक एक्टिंग का जो स्किल है वो पिछले दिन से बेटर होना चाहिए। जी, वाकई में यूनुस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी कि वाकई में अगर मेहनत करने का जज्बा नहीं होता तो लोग बहुत जल्दी जो है वो बोर भी हो जाते हैं। ठीक है, उनको ये होता है कि हाँ थोड़ी देर का हमें फेम मिला है, फिर उसके बाद जो है हमें कुछ और करना है, तो वो आपकी फैंटेसीज जो है वो खत्म ही नहीं होती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइफ के साथ साथ आपकी चीजें भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है आपने अर्शिया और फैजान, आपने वाकई बहुत अच्छा सवाल किया है और इस पे यही बात बनती है कि मुझे भी कभी बहुत दुख होता है जब मैं एक्टिंग में ही देखती हूँ कि बहुत सीनियर थिएटर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इतना पढ़ाई की है और जो बाकायदा लाइक स्टूडेंट भी जो पढ़ रहे हैं, बट उन्हें कैरेक्टर्स लेने में उनकी जो स्ट्रगल है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं और जितना टिकटॉक देख लें या दूसरे ऐप्स देख लें कि वहाँ पे लोगों को कुछ नहीं पता, अलिफ बे नहीं पता या ABCD नहीं पता, और वो आए हैं और उन्होंने किसी को थप्पड़ मार दिया वो फेमस हो गए, या पारी हो रही है फेमस हो गए। तो वो ऐसी ऐसी चीज़ों में तो दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन यकीन करें आपका भी वक्त आएगा और जब आपका वक्त आएगा तो फिर आपका वक्त लंबा चलेगा। बिल्कुल कायनात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि हमारे यहाँ पर ये किया जाता है कि किसके इंस्टा पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स है, फेसबुक पर किसके फॉलोवर्स है, हालांकि आप सबको पता है कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जाती है। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, यानी कि आप उन लोगों को देख रहे हैं कि उनके अगर इंस्टा पे बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं तो वो बहुत अच्छा बोलने में है। मैं खुद ये चीज़ पर्सनली फेस करती हूँ बहुत सारी जगहों पर कि आप पढ़ कर आए हैं, एक चीज़ आपके पास डिग्री है किसी चीज़ की, वहाँ पर आपके बदले उस इंसान को जो है वो प्रेफर किया जाता है जिसके इंस्टा पर बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स है। एग्जैक्टली। देखिए, मैं इसको और इजी करके एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक चीज़ होती है कि फाइन आर्ट एक परफॉर्मिंग आर्ट है, जैसे कि मैं आपकी बात से टू सम एक्सटेंट अग्री हूँ, लेकिन आप डिसहार्ट मत हो, क्योंकि क्या है ना कि ऐसे मौसमी लोग आते जाते रहते हैं और इनका टैलेंट जो है कुछ प्योर स्किल्स नहीं होती हैं। एक देखिए, एक पेंटर है, वो फाइन आर्ट है, वो पेंटिंग करे, लेकिन उसी के, अच्छा मैं बताऊँ, उससे कंपेरेटिवली एक बंदा, चले मैं अपनी पिक्चर डाल देती हूँ तो फॉर नो रीज़न मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी इन वेरी शॉर्ट टाइम, और वो जो एक बंदा है जो फाइन आर्ट करके टाइम लगा के दिमाग लगा के एक विजन एक आइडिया को पोर्ट्रे करे, उसको बिल्कुल भी जीरो इंपॉर्टेंस मिलेगी। और मुझे, मैं कुछ भी नहीं करी और मुझे इतनी अहमियत देंगे, सर पे चढ़ा लेंगे, रातों रात मुझे स्टार बना देंगे। तो ये जो है लोगों की मेंटेलिटी जो है हम ही लोगों ने खराब की। एक बात बताऊं, हम ही लोग जो देखते हैं फरोग देते हैं, अगर हम ही करना बंद कर दें तो मसला हमें भी है, हम भी ना इन चीजों को पसंद करें तो ना उनको इतना फेम मिले। देखिए, एक चीज बस बोल दूं कि जिल्लत और इज्जत जो है अल्लाह के हाथ में। अगर अल्लाह ने इज्जत दी किसी इंसान को और वो टैलेंट नहीं है आपकी नजर में, आपको फिर भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज उस जात ने इज्जत दी उसको। और आप उन टिकटॉकर्स को मत देखें ना, आप देख रहे हैं तो उनको इतने व्यूज मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। और इसी बात पर आई होप कि आप जो हमसे सवाल किया आपने, उस सवाल का जवाब जो हमारे नज़दीक था हमने दिया। लेकिन मैं बात करूँगी, बैक टू द टॉपिक आते हैं, नवाज शरीफ की जो बात है, बहुत सारे लोग अभी भी, देखिए हमारे अंदर एक बहुत गलती है, ये मेरे अंदर भी है, कि अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ ना
तो वो चाहे चोर हो, चाहे उसने कितना ही किसी इंसान को नुकसान दिया या किसी के साथ इतना बुरा किया, फिर भी मैं कहूँगी नहीं मेरे साथ तो अच्छा है, मेरे साथ तो बुरा नहीं किया ना। तो आज भी जो नवाज शरीफ को फॉलो करते हैं, जो उनकी पार्टी को फॉलो करते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया या हमारे मुल्क के लिए क्या किया, फिर भी हम कहीं ना कहीं उनको कहते हैं कि नहीं वो तो ठीक है, इमरान खान साहब के इल्ज़ामात हैं। अभी आप देखें कि जो लंदन में हुआ है, जिसके लिए नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये है कि शायद पाकिस्तान में फिर भी जो है मैं बच जाऊं, लंदन में बचने का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, बात हुई तमाम जर्नलिस्ट, जिस जर्नलिस्ट ने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और प्रूफ के साथ वो बात कर रहे हैं, अगर नवाज शरीफ चाहे या उनकी फैमिली चाहे तो डिफेम का केस कर सकती है, लेकिन डिफेम का केस नहीं कर रही, खामोश है, तो इसका मतलब है कि वो बात हकीकत है। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम करेंगे मज़ीद बात। वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है हाल ही में क्रिसमस का ईव था और बहुत सारे लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट भी की, लेकिन इंडिया में जो कि हर चीज़ में चर्चों में रहते हैं, उन्हें शौक या जानबूझ के आते हैं, मुझे इस बारे में कोई नहीं, लेकिन इंडिया का एक स्कूल है गुड़गांव में, बच्चे तकरीब मना रहे थे, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, और वहाँ पे RSS और हिंदुत्व के जो लोग एक्सट्रीमिस्ट वो आते हैं स्कूल में और उनको कहते हैं कि हम आपके मजहब को जी नहीं मानते, और उन्होंने उनसे अपने RSS के नारे लगवाए, विच इज़ वेरी रॉन्ग। उनके लिए ये चीज़ बड़ी बुरी थी। और इवन वहाँ के जो पादरी थे, जो उनके फादर थे, जो सेलिब्रेशन में उनकी मदद कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग इकट्ठे होके ना करें, आप लोग अपने घर में खामोशी से चुपचाप जो भी सेलिब्रेशन करनी करें, लेकिन इसको पब्लिकली ना करें। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ के इंडिया में जो क्रिश्चियंस हैं उनको फ्रीडम नहीं मिल रहा है कि अपने इस इवेंट को, जो कि वंस इन ईयर आता है, उसे सेलिब्रेट कर सके। यही नहीं, इवन कि मुस्लिम्स को भी गैदर होकर नमाज पढ़ने से मना किया जा रहा है, और वो अंडर ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी मुस्लिम एक्टिविटी ना हो, किसी भी मजहब की कोई भी एक्टिविटी हो। इस पर उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे नहीं पता उनको क्या मसले हैं, और उनके मसले कभी भी सही नहीं होंगे। ऐसा है कि उनके मसले जो है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन मैं यहाँ बताऊँ कि इस्लाम की बात हो रही है, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि दुनिया का नज़रिया बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने पॉइंट में, अपनी न्यूज़ में कोई पॉजिटिव चीज़ सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, नेगेटिव पर वैसे ही दुनिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है। अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली जो है वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो है वो रिसेंटली बयान दिया है, यानी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो उन्होंने एक चीज़ स्टेटमेंट दिया है, वो ये किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने कहा कि ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है कि आप किसी के पैगंबर जो है उस पर आप कोई भी तस्वीर या कोई भी पॉइंट स्क्रॉलिंग करने के बाद आप ये सोचें कि ये हमारी जो है वो आज़ादी इज़हार राय है। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा जो है मेरे ख्याल से स्टेटमेंट दिया है, और अगर रूस की तरफ से, रूस के सदर की तरफ से आ रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो देखें, ये सबसे अच्छी चीज़ है। हमारी कोशिश भी होती है गपशप कि हमारा बेसिकली हमारा ये मोटो भी है कि हम जो है वो बेसिकली गुड न्यूज़ पर बिलीव करें और अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करें। वो ये है कि अगर किसी ने ये स्टेटमेंट दिया है तो हम सब जो है वो उसका काफ़ी एहतराम करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई सना, और पुतिन जो जिस तरह की जो सोच रखते हैं वाकई अप्रिशिएट करने के मतलब मुझे तो वाकई उनकी बात सुनकर भी इतना अच्छा लगा कि उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। लेकिन जैसे कि उन्होंने इंडिया का दौरा किया, तो काश कि मोदी को भी कुछ जो है वो सिखा सकते और बता सकते कि इंसानियत क्या है, क्योंकि आज जिस पे मैं बात करूँगी ये वाकया 2016 में हुआ था, लेकिन आज ट्विटर पे सबसे ज़्यादा जो कहते हैं हाई रेटेड, या ट्विटर पे बहस जो सबसे ज़्यादा बहस हो रही है इस टॉपिक से रिलेटेड हो रही है कि कौन है खुर्रम परवेज़, जिसका नाम मैंने कभी नहीं सुना, आपने कभी नहीं सुना, या हमारी आवाम नहीं जानती होगी, लेकिन अब पूरी दुनिया बोल रहा है, UN बोल रहा है, और इतने मशहूर सिंगर्स बोल रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि ट्विटर पे इस टाइम सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग न्यूज़ जिसे हम कह सकते हैं, वैसे न्यूज़ कहते हुए मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि किसी इंसान के साथ इतना कुछ हो रहा है। खैर एनीवेज, ये खबर ही है और ये खबर आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि वाकई मेरा आज यकीन और ज़्यादा बढ़ गया कि इस दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ बहुत बड़ी तादाद में अच्छे लोग भी हैं। मैं ये बात इसलिए करना चाहूँगी, वर्ल्ड फेमस म्यूज़िकल बैंड है पिंक फ्लॉयड, इसके बहुत ही मशहूर सिंगर हैं और इनका नाम है रॉजर। पहले भी इमरान खान साहब, इन्होंने एक बहुत अच्छी पोइट्री की थी, एक कश्मीरी ही शायर की पोइट्री की थी इंग्लिश में, और जिस पे इमरान खान साहब ने भी रीट्वीट किया था और उन्हें अप्रिशिएट किया था कि ये बोलते हैं, लेकिन मतलब ये मजलूमों के हक के लिए बहुत बोलते हैं, खासतौर पे कश्मीर के लिए। तो रॉजर ने कहा, हे मोदी लीव खुर्रम अलोन। वाह, ये बात जो है उन्होंने की, और मुझे तो वाकई ये बात सुन के लिए रॉजरियां
अच्छा, रॉजर से पहले मैं आपको बताऊंगी कि रॉजर ने तो ये बात करके अपना कहीं ना कहीं फ़र्ज़ अंजाम दे दिया है, लेकिन खुर्रम परवेज़ कौन है? खुर्रम परवेज़ कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जिन्हें 21 दिसंबर को ये जो कैंपेन चल रही है, ये इस कैंपेन के बाद लोग इन्हें मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि इंडियन जितने भी, खैर तमाम लोगों को पता है कि इंडियंस इस टाइम कश्मीर में क्या कर रहे हैं, वो जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं। और 14 सितंबर को भी इनको गिरफ्तार किया था, जबकि ये यूएन में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन लेकर जा रहे थे। इन्हें न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया और इन्हें कहा गया कि ये क्रिमिनल जितने भी टेररिस्ट हैं उनको फंडिंग देते हैं, फंड करते हैं, ठीक है। इस इल्ज़ाम में इनको लेकर मतलब गिरफ्तार कर लिया जब ये जा रहे थे 33rd यूएन की जो ह्यूमन राइट्स के जो सेशन हो रहा था उसमें। 70 दिन इन्हें जेल में रखा, लेकिन विद नो प्रूफ इन्हें रिहाई मिल गई। मैं तो कहूँगी बाइज्जत बरी कर दे। बाइज्जत उन्होंने क्या करना है, जैसे अल्लाह इज्जत दे, वही यूनुस वाली बात है कि जैसे अल्लाह इज्जत दे, आप इस दुनिया में रहकर जो ज़मीनी खुदा बने वो कभी भी उन्हें जलील नहीं कर सकते। इस टाइम पूरी दुनिया ये कैंपेन चला रही है और मैं चाहती हूँ कि हमारे शो पे, हमारे शो जो गपशप है, ये एक तरह से हमारा भी रिकॉर्ड है कि हम ट्विटर पे भी जाकर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ खुर्रम परवेज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, क्योंकि इस वक्त इतना बुरा उनके साथ किया जा रहा है कि उनकी एहलिया का बयान है कि उन्हें घर से जब गिरफ्तार किया गया था कोई प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं था, और उस टाइम उनके पास इतने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन थे, इतने कि वो यूएन में अगर सबमिट करवाएं तो इंडियन की जो बीजेपी की और आरएसएस की जो गुंडागर्दी है वो बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन अगर पता चल जाए कि इस टाइम इंडियन की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, तो वैसे भी पूरी दुनिया ये तस्लीम कर चुकी है कि मोदी एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट इंसान है। लेकिन मैं बात करूँगी कि इन्हें गिरफ्तार किया जम्मू श्रीनगर से, और साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी के बाद तमाम एक्टिविस्ट, जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है पूरी दुनिया में, यूएन के भी, वो इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द रिहाई मिले, क्योंकि इस बार इनके ऊपर बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लगाए और इन्हें गिरफ्तार किया है इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। और जो इल्ज़ामात लगे हैं वो कहते हैं कि इन्हें सज़ाए मौत होगी। बीजेपी और आरएसएस का यूनिस, मुझे लगता है एक ही बिजनेस है, लोगों के बिजनेस में टांगे अड़ाना। आई वांट टू से कि ये देखिए, मैं एक सिंपल सी बात है, वो एक शेर है, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। ये जितनी भी कोशिश कर लें, आई एम टेलिंग यू, वो टाइम बहुत करीब है जब फलस्तीन भी आज़ाद होगा और कश्मीर भी आज़ाद होगा। बिकॉज ये जो यहूदियों ने साजिश की ना कि दुनिया को ग्लोबलाइज कर रहे हैं, ये अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी इन्होंने। और बहुत जल्द, बिकॉज अब दुनिया को पता है। चले, आपने यूनाइटेड नेशन की बात की, बस एक बात करता हूँ फिर मैं कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन ने आवाज़ उठाई, एक्टिविस्ट कर रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं करेगा। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ये कुछ नहीं करेंगे। बट जो कर सकते हैं वो अवाम है, वो दुनिया के सिटीजन हैं। जो हम कहते हैं ना कि वी आर द सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, वी आर नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वी आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर सिटीजन ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो वो कुछ कर लें तो कर लें, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड आप कश्मीर के लिए आवाज उठा रहे हैं, आपने ऑलरेडी लोगों के दिलों में जगह पा ली है खुर्रम भाई। लेकिन इतने मशहूर सिंगर का जो बयान आया, उशिया और सना, आपके इस बारे में क्या कहना है? मतलब उन्होंने साफ साफ, हे मोदी लीव खुर्रम अलोन, और ये कैंपेन चल रही है, ये ट्विटर पे आप जाएं तो ये पूरी कैंपेन है। मैं भी जाके आज लिखूंगी, हे मोदी लीव खुर्रम अलोन। मैं पता क्या लिखूंगा जी, हे मोदी लीव दिस वर्ल्ड। जैसे कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने के बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि फ़ौरन से जो है वो इनको जेल में डाल दिया जाए, तो वही बात है कि आप लोगों का माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। आप लोग जो हैं वो खुद से जो है वो चीज़ें बनाते हैं, फिर लोगों को जो है वो फंसाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जेल में डाल देते हैं और फिर उनके बाद कोई सबूत भी नहीं मिलते। ये तो बहुत बड़ी जहालत है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ गेट वेल सून, मोदी साहब ही बोलेंगे, मोदी साहब नहीं साहब भी बोला जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी आती है और करवानी भी आती है। जी, हकीकत बात है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, वो ये है कि देखें, बुरहान वानी को तो सभी जानते हैं। जैसे बुरहान वानी एक की ज़बान चुप कराने की कोशिश की, फिर खुर्रम परवेज़ आ गया है, ऐसे बेशुमार कश्मीरी अभी मौजूद हैं जो आपका राज चलने नहीं देंगे। भाई ढोंगी सरकार के जो मोदी साहब है, आपके बारे में मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप सुने। कोई मेरा क्लिप कार्ड के व्यूअर्स, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, उन्हें पहुंचा दीजिएगा कि
जब भी आप अच्छाई को दबाने की कोशिश करते हैं ना, आपको नहीं पता इनडायरेक्टली आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा बनेगी और लावा बन के फूटेगी और निकलेगी और आप उससे निस्तो नाबूद होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आप ही की जुबान में बोलूं तो आप अपनी लकड़ियों का बंदोबस्त करें, क्योंकि वैसे भी आपकी चिता को आग मिल जाएगी और आप जो है लकड़ियां मेरी तरफ से और आपके एक्सट्रीमिस्ट ही हिंदुत्व वाले आपको अपने कंधों पे उठा के घूमेंगे। सो बस यही कहना चाहूंगी, वैसे आप इस काबिल नहीं आपके बारे में ज्यादा बात की जाए। बिल्कुल ठीक कहा अनम आपने। मुझे लगता है कि यही चीज़ है कि हमें जब भी हम कोई अपने शो में डिस्कशन करते हैं तो आप लोगों की राय और इससे तमाम जितने देखने वाली यूथ है उन्हें भी पता चल सके कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। इस दुनिया में फ़ोन, अच्छी गाड़ी, अच्छे ब्रांड्स पहनने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं जिनको हम फरामोश नहीं कर सकते, उन पर बात ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शो का एक फॉर्मेट ऐसा बन गया है कि हम जाते जाते आप लोगों के साथ नज़म हो, शायरी हो, अशार हो, कुछ अशार पेश करते हैं। तो एक नज़म है, आप लोग प्लीज़ मुलाहिज़ा फरमाएं, हबीब जालिब साहब की है। अब गुनाह सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं, पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज्जत माँ बिकते हैं। बेज़मीरों की राजनीति में, बेज़मीरों की राजनीति में चाहे मनसब खिताब बिकते हैं। शेख वाइज वजीर और शायर, शेख वाइज वजीर और शायर सब यहाँ पर जनाब बिकते हैं। दौर था इनकिलाब आते थे, आजकल इनकिलाब बिकते हैं। दिल की बातें हबीब झूठी हैं, दिल की बातें हबीब झूठी हैं, दिल भी खाना खराब बिकते हैं। क्या बात है, लाजवाब कर तो सही ये बात है, वेरी नाइस। सब बिकता है, सब बिकता सब है, चाइना का माल है, सब बिकता है। सब बिकता है, सब खरीदेंगे। सब बिकता है। इंसाफ भी कभी कभी बिक जाता है, कभी कभी किसी की इतनी बड़ी जो मजालिम है, जो जुल्म वो करता है, वो भी छुप जाते हैं। लेकिन अगेन हम यही कहते हैं कि अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है। नहीं बिकते तो सिर्फ अमाल। बिल्कुल ठीक कहा आपने सना, और अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है। और इसी बात पे हम कहेंगे कि इंसाफ यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया मुकाफ़ात अमल है। तो जाते जाते एक खूबसूरत सी नज़म आप लोगों के मैंने चाहा था कि इस नज़म से हम कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज जो है वो सीखें, और वो यही है कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, कभी भी हार नहीं माननी, कभी भी जुल्म के आगे झुकना नहीं, Never give up. और कभी भी जालिम का साथ नहीं देना। तो थैंक यू सो मच अनम और यूनस और अर्शिया और सना। हम किसी भी कोई भी टॉपिक या किसी भी बात से आप मुत्तफिक हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे भी बताएं, और इसी तरह हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमें ऑडियोज़ भेजें, हमें वीडियोज़ भेजें, इसी तरह हम आपको प्यार देते रहेंगे, मोटिवेट करते रहें आप एंड आवर गिफ्ट्स आर वेटिंग फॉर यू। जी बिल्कुल। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सबके बिहाफ पर हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।